नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और मैं हूँ एक बार फिर से आपके सामने वसीम राशिद। और हम फिर से डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं कुछ ख़ास ख़बरों के साथ। और इस वक्त तो ख़ास ख़बर आप सभी जानते हैं जो चल रहा है, फिर से अन्ना का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से इस लोकपाल बिल के लिए कुछ ख़ास तजावीज़ सामने लानी पड़ रही हैं, उन सब पर डिस्कस करते हैं डॉक्टर मनीष के साथ। तो डॉक्टर मनीष, एक बार फिर से हम लोकपाल बिल पर बात करेंगे आज। और पीएम को और सी ग्रेड के मुलाजमीन को तो उसमें लाने के लिए मेरे ख्याल में मरकज़ी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज़ी हो गई है, लेकिन इसके अलावा सीबीआई को उसके दायरे में लाने पर शायद अभी कुछ उसमें कुछ पसोपेश है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं लोकपाल बिल के तमाम चीज़ों के बारे में? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सरकार जो है वो उसकी नीयत ठीक नहीं है। जो पॉलिटिकल क्लास है वो भ्रष्टाचार को दूसरी दृष्टि से देखता है और देश की जनता जो है भ्रष्टाचार को एक अलग तरीके का नजरिया रख के देखती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। माने उनके लिए ये नजरिए में फर्क होने की वजह से ये पूरा चीज चल रहा है। अब देखिए, जब जंतर मंतर में पिछली बार जब हुआ तो हम लोगों ने स्टोरी की थी कि सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने ज्वाइंट कमेटी में डाला जो इस चीज के लिए माहिर हैं कि शब्दों के हेर फेर से क्या क्या उलट पुलट हो सकता है। तो काइंड ऑफ पीपल यू सेंड टू दिस ज्वाइंट कमेटी, ये इंडिकेशन, ये उसी समय ये तय हो गया कि सरकार जो है इस पूरे खेल में कुछ ऐसा कुचक्र करेगी, कुछ ऐसा चक्रव्यूह बनाएगी जिसमें जो है कुछ हासिल देश की जनता को नहीं होगा। एक दूसरी बात, जब निगोशिएशन हुआ, सेंस ऑफ द हाउस कहाँ है? उसके बाद भी हमने कहा था कि सरकार के जो पॉलिटिशियंस की जो है वो जो राजनीति में उस चालबाजी में टीम अन्ना फंस गई। अब पिछली बार जंतर मंतर में हुआ, फिर अगला अनशन होना बाकी है, तो अनशन होगा बिना अनशन किए हुए। क्योंकि अभी भी देखिए, जैसे आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री और सीबीआई, प्रधानमंत्री और सी ग्रेड के ऊपर जो है सरकार राजी हो गई है। और राजी इन द सेंस के जो हम खबरों में देख रहे हैं कि उस पर विचार है अभी उसका, है ना? लेकिन इस पर उसको आपत्ति है। वो ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? जाहिर है न्यूज़ से, मीडिया से नेचुरली। तो ये जो पूरा जो जाल बिछाया जाता है एक भ्रम की स्थिति क्रिएट करने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि जो सरकारी लोकपाल बिल आने से पहले जो मसौदा तैयार हुआ, उससे पहले हमने चौथी दिन में स्टोरी की थी कि सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आएगी जो हाथी के दिखाने वाले दांत होंगे, उसमें सब कुछ होगा लेकिन खाने के दांत नहीं। बिल्कुल। जो ओरिजिनल जो टूथ जिसके लिए चाहिए, जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वही गायब होगा। वजह, आप सरकारी एजेंसी पर, क्योंकि आप खुद भ्रष्ट हो, डीप डाउन दे ऑल नो कि जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है वो भ्रष्टाचार के भ्रष्ट तंत्र से जो है वो अलग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। हमारे देश का जो पॉलिटिकल तंत्र है वही भ्रष्टाचार की जो है गंगोत्री है, वहीं से सब कुछ जो है शुरू हो रहा है। तो क्या आप ऐसे किसी आदमी को अपने ऐसे किसी संस्था को अपने माथे पे बिठाओगे जो उस गंगोत्री के पास ही फिल्टर लगा दे? लगना चाहिए। यही अप्रोच में डिफरेंस है। एक बात डॉक्टर मनीष मैं पूछना चाहूँगी जो बार बार मेरे जहन में आती है कि जैसे कोई खेल हो रहा है
कि तुम सत्याग्रह करोगे तो हम यहाँ तक बढ़ जाएंगे, तुम अनशन करोगे तो हम ये और शामिल कर लेंगे। मतलब एक चीज़ जब पहले से लोकपाल बिल के बारे में बात हो रही है तो बार बार अन्ना को जैसे एक तरीके से बच्चे को उकसाया जाता है कि आज चॉकलेट दे दी, फिर कल के लिए कुछ और रोक दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जन लोकपाल बिल अगर लाना है तो पूरी तरीके से एक बार उस पर बहस होकर फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे, बार बार अन्ना को ये इस खेल में क्यों दौड़ाया जा रहा है? नहीं, ये आप बहुत सारे लोग, अच्छा किया आपने सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों के मन में ये दिमाग में ये सवाल है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि सरकार इस तरह से ऐसे ड्रामा करके वो अन्ना को जो है इसके लिए बाध्य लॉलीपॉप दे दिया, कभी छोटी सी चॉकलेट दे दी, ऐसे करके। नहीं, ये बात नहीं है। बात सिंपल सी है कि सरकार नहीं चाहती कि इस देश में नहीं, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। ओके, ये सरकार उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब सीबीआई का मसला है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको बहुत लोग कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। बेसिकली वो सरकारी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी सरकार, चाहे वो सरकार कांग्रेस, सीबीआई जो है उसके इशारे पे नाचती है। बिल्कुल, दिस इंस्टीट्यूशन इज टू बी सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस। सरकार सारा मीडिया भी उसी के इशारे पे नाचता है, तो वो ऑटोनोमस होना चाहिए। आप लोकपाल बनाना चाहते हो तो लोकपाल में वहां पे क्या भाषणबाजी होगा या भाषण देंगे लोग? अगर कोई भ्रष्टाचार का मसला आया है तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? ये क्या प्यून बैठा हुआ है लोकपाल के दफ्तर में कि हाँ जी वहां से कंप्लेन आ गया आपके पास और आपने किसी को आगे कह दिया कि भाई ये हमारे पास कंप्लेन आया, प्लीज इन्वेस्टिगेट। फिर वही सीबीआई, फिर वही सौदा, फिर वही अगर आप यूपीए में हैं या सरकार के साथ है तो सीबीआई आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आपको मदद करेगी, और सरकार के खिलाफ अगर आप गए तो आपको जेल में उठा करके बंद कर देगी। दिस इज हाउ यू वांट टू फाइट करप्शन। अगर आपके दिमाग में इस तरह से लड़ने का है, भ्रष्टाचार से लड़ने का आपकी तैयारी है, आपकी प्लानिंग है, आपकी रणनीति है, तो इसका मतलब यही है, मेरे इस आदमी को यही लगेगा कि भाई आप भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते। सही कहा आपने। ठीक, आप और सी और डी में क्यों जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वो उसको आप क्यों अलग रखना चाहते हो? वो पेच ये है कि नीचे जो गड़बड़ जो होता है, जो पैसे की जो लूट हेर फेर होती है, जो राहुल गांधी और राजीव गांधी जो है उतने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई 10 पैसा जो गांव पहुंचता है, और हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मतलब ये बात सत्य है कि 10 पैसे ही जो है वो गांव तक जा रहे हैं, कोई व्यक्ति ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो 90 पैसे जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी चट कर जाती है, जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक लोग शामिल हैं। आपने टॉप से बॉटम क्यों कहा, बॉटम से टॉप क्यों नहीं कहा? वो रीजन इसलिए है कि जो पॉलिसी जो तैयार की जाती है वो समझ लीजिए वो वेन्स हैं, असली जो जड़ें हैं वो वेन्स हैं जहां से जो है सप्लाई हो रहा है। वो जो भ्रष्टाचार, आप यूं कहिए ना कि वो जो ब्रेन्स है वो ऊपर बैठे हुए हैं जहां तक ब्लड पहुंचना है। मैं चैलेंज देता हूं, इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है और ना ही टैलेंट की कमी है। आज हम इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट करेंगे तो कल कम से कम 5 लाख लोग ऐसे आदमी होंगे जो हर जगह में, बस सिंपल सा चुनौती बस यही है कि आप इस देश में कोई भी ऐसा प्लान तैयार करोगे, सोशल डेवलपमेंट का, एजुकेशन डेवलपमेंट का, कुछ किसी चीज का कोई भी योजना अगर आप बनाते हो, अगर इस देश में ब्रेन की कमी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा प्लान अगर तैयार करते हो जो भ्रष्टाचार प्रूफ हो, माने करप्शन फ्री हो, जिसमें पैसे जो है अकाउंटेबिलिटी जो 100% हो, पैसा कहां गया नहीं गया वो पूरा का पूरा आपके पास जो है वो जानकारी रहे, ये सरकार जो है, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है उस पॉलिसी को पास ही नहीं होने देंगे। एक सवाल डॉक्टर मनीष जो अक्सर लोगों के जहन में आ रहा है वो ये है कि एक तरफ सरकार है जिसके पास बड़े बड़े ब्रेन्स हैं, बड़े बड़े कदावर लीडर्स हैं, प्रणब हैं, सोनिया, राहुल, कपिल सिब्बल हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, और दूसरी तरफ अन्ना की टीम है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अन्ना की टीम के जो लोग हैं वो बार बार इन सारे लोगों के हाथों ट्रैप हो रहे हैं? ट्रैप नहीं हो रहे हैं, अब बात समझिए, इस कानून को पार्लियामेंट में पास होना है जी। डेमोक्रेसी में एक अपना प्रोसीजर है, जनता के पास
दो हथियार है, हम्म, एक इलेक्शन है और दूसरा प्रोटेस्ट है। तीसरा कोई भी तरीका जो है वो डेमोक्रेसी के पूरे संदर्भ से वो बाहर चला जाएगा। जैसे नक्सलाइट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बंदूक उठा लिया, हाँ, बिल्कुल। तो वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। तो देश की जनता के पास दो ही तरीका है कि अगर आप चुनाव में उस लोगों को, जो लोग भ्रष्टाचार को या जिस किसी इशू पे जी। जनता के साथ खड़े नहीं है, बिल्कुल। उनको उठा करके आप बाहर फेंक दीजिए। और दूसरा है कि अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो इस दौरान आप जो है एजिटेशन कीजिए। बिल्कुल, तो ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं, दे आर आस्किंग अ प्रॉपर फुल डिबेट ऑन करप्शन। इन लोगों ने एक काम तो जरूर अन्ना ने किया है और रामदेव ने किया है। इसमें रामदेव का भी शामिल है, ये बिल्कुल। शामिल है कि रामदेव और अन्ना हजारे ने जो बात लोगों के दिलों में थी, दिमाग में थी, वो सामने ले आए हैं। वो सामने लेकर रखे कि बिल्कुल, भ्रष्टाचार ठीक इस देश का सबसे बड़ा नासूर रोग है, है। नासूर है जिसको है कहते ना? हैं, सही बात है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल, है। बिल्कुल, अब कैंसर हो गया आपको, तो आप क्या पैरासीटामोल खाओगे? टेबलेट से काम चलेगा? नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना होगा। जाहिर है, और अगर आप को वायरल फीवर है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पैरासीटामोल से काम चल जाएगा। सरकार को लगता है कि भ्रष्टाचार जो है कोई वायरल फीवर है, देश की जनता को लगता है कि ये जो है डेडली कैंसर है। ये अप्रोच में जो डिफरेंस है, इसलिए ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है, इसलिए सरकार जो है अलग अलग चाल चल रही है। अब देखिए, जो मैं आर्गुमेंट हमेशा देता आया कि दिखाने के दांत और टेलीविजन चैनल पार्लियामेंट के अंदर बहस करने के लिए पॉइंट इकट्ठा कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहती, इसलिए आप कहोगे भाई जुडिशरी को लाओ, तो बोले भाई जुडिशरी के लिए तो हमने एक अलग बिल लाया। आप बोलोगे कि भाई सीबीआई को लाओ, भाई उसके लिए अलग रिफॉर्म की जरूरत है। भाई लोअर ब्यूरोक्रेसी और इसको भी अंदर डालो, बोले नहीं उसके लिए हमने अकाउंटेबिलिटी बिल लागू किया है कि सो दैट कि हर काम लोगों को जो रोजमर्रा की जो जरूरत है वो उस बिल के तहत आएगा। अब आप देखिए, या आप एक लोकपाल एक जगह ना छोड़ करके आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ अपने नियंत्रण में रख रहे हो और एक लोकपाल जो भ्रष्टाचार से लड़ने का इंस्टीट्यूशन है उसको एक कलंक बनाने के खिलाफ। कहा आपने, बिल्कुल। ये क्या होगा कि आप पॉइंट बहस करोगे तो वो कहेंगे कि भाई क्या हमने तो जुडिशरी के लिए अलग बिल हम तो लेकर के आ ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी जो रिफॉर्म हो। आप कहोगे भाई लोअर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, वहां भ्रष्टाचार है, बोले उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बिल मैं लेकर के आ रहा हूं। लेकिन ऐसे काम नहीं चलना है। काम इसलिए नहीं चलना है कि फिर जस के तस मसला हो जाएगा। एक बात और मसला ये भी तो हो जाएगा कि आगे हमारे रियासती इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये अगर मसला अभी हल नहीं होता और उस दौरान फिर से अपनी पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हो जाता है, तो इसका क्या नया प्रोस्पेक्ट आप देखेंगे, कैसे होगा ये सब? देखिए, यूपी चुनाव अगर नहीं होता हाँ, तो सरकार अभी इसको जो है और भी टालते रहती। इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। इसलिए इसको टालते रहती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने दो तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है दे हैव बिकम को टर्मिनस विद द करप्शन। ऐसा पब्लिक में इमेज चला गया है कि भाई वो भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है, काले धन के साथ खड़ी है। और वो इसलिए भी कभी कभी वो प्रूफ मिल जाता है, आपने अली हसन को छुड़वा दिया। हसन अली जो है वो काला धन के ऊपर आप डिबेट से भागते हो। बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें आप जवाब नहीं देते हो। लिस्ट मांगी गई किन लोगों के पैसा जो आप वहाँ पर है, उसको लिस्ट को लेकर के बैठे हुए हो, तो र्यूमर्स भी उठते हैं। लोगों को लगता है कि भाई इस तरह की चीज है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नंबर 1 कि अपने इस इमेज से इसको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड इफ दे डू नॉट गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेज, तो यूपी चुनाव हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हो, अगला लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से उस सोशलिज्म को लेकर के आगे चली थी, जो वेलफेयर स्टेट को लेकर के जो नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश को आगे बढ़ाया था, दिस गवर्नमेंट
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, ये उन सारे जो जिस विचारधारा के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, आपने सीधे यू टर्न कर दिया। अब आप देखिए, ये शर्मनाक बात है कि कल राज्यसभा में सरकार एक बिल पास करती है और अपोजिशन साफ साफ कह रही है कि ये आप जो कर रहे हो ये अमीरों के लिए कर रहे हो, एंड यू रोल बैक। इज इट द कांग्रेस पार्टी? क्या इस देश में जो है आप जो योजना बनाओगे आप अमीरों के लिए बनाओगे? ये नेहरू की पार्टी है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है? क्या आपके हर परियोजना और योजना का जो फायदा जो है चंद इंडस्ट्रियलिस्ट उठाते हैं? एफडीआई ले आए, क्यों ले आए भाई? ये तो सरकार गिरने वाली थी तब उनकी अकल आई, अदरवाइज जिस तरह से एडमेंट थे ये लोग कि एफडीआई लाना ही है, चाहे सरकार गिरे या मरे, क्या कुछ हो जाए। तो ये बताता है कि कहाँ किस जगह पे जो है पूरा जो आइडियोलॉजिकली जो है कितनी पथभ्रष्ट हो चुकी है। आप भाषण दोगे इलेक्शन रैली में कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप कानून लेकर क्या होगा ऐसा जिससे गरीब जो है मर जाएगा। बिल्कुल। तो ये ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये चीज जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपको बताता है कि भाई कि सरकार जो है पूरा खेल जो है वो खराब हो रहा है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको रुख अगर मोड़ें और राहुल गांधी की हाँ। तरफ चलें, तो मैं सोच रही थी वो ज़्यादा अच्छा है कि आजकल राहुल गांधी बड़े एक्टिव हो रहे हैं और कुछ थोड़ा थोड़ा मुसलमानों की तरफ उनका रुख फिर से बढ़ता चला जा रहा है। नदवा जा रहे हैं, राबिया हसन नदवी से मिल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मिल रहे हैं, और यूपी में बाकायदा दलितों के घर, वही जैसा वो पुराना उनका काम था वो जा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। तो ये एक सारा फिर से देखा जाए तो जो इनके युवराज हैं वो फिर से कौन सी ऐसी पॉलिसी लेके चल रहे हैं जो मतलब एक नई कुछ जिसमें कुछ नया नहीं है, जिसका मौक़िफ़ सबकी समझ में आ रहा है। देखिए मैं बताऊं, बस थोड़ा हार्श हो जाएगा लेकिन मैं बताऊंगा जी। राहुल गांधी साहब की दोस्ती जो है फिल्म स्टार्स से ज़्यादा है। ही इज़ वेरी क्लोज टू मेनी फिल्म स्टार्स, पार्टी वार्टी होती है। इनको लगता है कि जो फिल्म का जो प्रमोशन का जो तरीका है, जो शाहरुख खान आमिर खान करते हैं आपने तो उस तरीके से आप चुनाव प्रचार करोगे और आप चुनाव जीत जाओगे। अच्छा, ये लोग तो फिल्म हिट करा ले जाते हैं लेकिन आपकी लूटे डूब जाएगी, जैसा कि आपने बिहार में कांग्रेस की लूटे डूब हुई। हालांकि कांग्रेस में भी कोई असर नहीं छोड़ा, सोनिया जी भी गईं, ये भी गए, काफ़ी धुआंधार तकरीरें हुई, लेकिन हर जगह जो यूपी में हुआ वही बिहार में हुआ था। बिल्कुल। और बड़े बड़े पत्रकार कंफ्यूज हो गए थे, ये कह रहे थे कि भाई बिहार में जो है कांग्रेस रिवाइव कर गई है। हाँ। जैसा आपने बताया कि मुसलमानों से ऐसे मिल रहे हैं, वैसे मिल रहे हैं। बिहार में तो आपने अध्यक्ष ही मुसलमान बना दिया बदल के। 4 सीटें, ओनली 4। अब देखिए, मैं एक चीज को मैं बता दूं, बहुत एकदम किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दलित अंधेरे में भी हाथी देखेगा, वोट वही लगाएगा। सो ऑल योर एक्सरसाइज of going to Dalit's house, eating and staying out in the night is useless. वो टाइम जो है उनको कहीं और लगाना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो जेस्चरिंग है कि भाई हम गरीबों को समझ रहे हैं, अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री आप बनने का दावा कर रही हैं, आपकी पार्टी जो आपको बनाना चाहती है, आपके एलिफेंट के ऊपर और अभी तक जो है, और अभी तक आपको गरीबों की समस्या क्या है वो समझने के लिए आपको गरीबों के घर जाना पड़े, तो ये समझ का फेर है। और दूसरी बात, जो आप लोगों के यहाँ जाते हो तो एक रेकी पीछे भी करके जाना चाहिए कि आपके जाने के बाद क्या हुआ जहां हम लोग पहुंचते हैं। सही बात है। जिन जिन गांव में वो जाते हैं, लोग अपनी समस्या सुनाते हैं, वो उठ के चले जाते हैं। 6 महीने के बाद उनसे पूछिए तो लोग कहते हैं कि भाई फिर वापस तो राहुल गांधी आए ही नहीं। उनकी समस्या जो है पहले जो थी वो समस्या पहले से थी और उसी तरीके से है। बुंदेलखंड में इतना उन्होंने दौरा किया, वो मनरेगा के साथ जो है वो
पूरे टीवी कैमरा के सामने वो सामान भी उठा रहे थे, मजदूरी करते हुए दिखे थे। बहुत फेमस फोटोग्राफ जो हर नेशनल डेली में छपा हुआ था। तो बुंदेलखंड के लिए क्या हुआ? अभी भी देखिए, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट में देख रही हूँ, यू गो टू महाराष्ट्र, दिल्ली एंड अदर स्टेट्स फॉर जॉब्स, बट आई प्रॉमिस दैट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज स्टेट्स विल कम हियर फॉर जॉब्स इफ देयर इज कांग्रेस गवर्नमेंट हियर फॉर 10 years। तो 10 साल से केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार है। 10 साल से कांग्रेस की तो सरकार है। और अचीवमेंट में बता दूं क्या है, तो कांग्रेस की सरकार का अचीवमेंट ये है कि ऐतिहासिक लो 53 रुपये 23 पैसे का $1 हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ -5.1 हो गया। माइनिंग सेक्टर -7.1 हो गया। और ये सब हो रहा है जब देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर हमारा इकोनॉमिस्ट, मशहूर एक मतलब जिसको वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है। क्यों हो रहा है ये? दिस इज योर अचीवमेंट। अगर आप ये अचीव, इसलिए कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। 10 साल में आप कह रहे हो कि 10 साल में उत्तर प्रदेश को वो बदल देंगे। हाँ। 40 साल तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ रही, क्या बदला? कुछ बदला क्या वहां पे? 10 साल से असम में आपकी सरकार है, क्या बदला? असम के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये चीज है कि आप जो कहते हो इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। आपके पीछे जो है अचीवमेंट का एक ये होना चाहिए। 10 साल से केंद्र की सरकार है। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पिछले 10 साल में किसान पहले से खुशहाल हो गए? क्या मजदूर पहले से बेहतर हो गए? मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहते हो, कंपटीशन लाना चाहते हो? अभी आपको ये कहा जाए कि भाई आपको पटना जाना है, आपके पास सारे पैसे हैं, कैन यू गो? नो, आपके पास साधन नहीं है, पैसे हैं, टिकट नहीं है। टिकट है तो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो रही है। माने आपके पास सब कुछ है, यू माने आपके पास आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, आप बिल्कुल, ये तो हकीकत है। तो ये तो आपने 10 साल में पूरे देश में किया। महाराष्ट्र में आपने कौन सा तीर मार लिया? तो ये चुनावी हथकंडे, ये भाषण लोगों के अंदर जो है अविश्वास पैदा करता है। एक बात बताइए डॉक्टर मनीष कि जब ये इलेक्शन का जैसे प्रोपेगेंडा चल रहा है तो इस दौरान राहुल गांधी पूरी तरीके से एकदम सतर्क हो गए हैं और पूरी तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि हाँ, बीजेपी क्या कर रही है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि फुटबॉल के खेल में बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आप बॉल लेकर के विरोधी गोलपोस्ट के पास चले गए तो बैक में सारे लोग जो है अपोनेंट वो गिरे पड़े हुए हैं और गोलकीपर भी नहीं है, सामने गोलपोस्ट है, आप हैं और आपके सामने बॉल है। और कोई बेवकूफ़ खिलाड़ी ही होगा जो उसको जो है गोलपोस्ट में डालने के बजाय जो है बाहर मार देगा। बीजेपी यही काम कर रही है। बीजेपी यही काम कर रही है। दे आर सो कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन अभी तो शांत भी है, कभी तो कम से कम कुछ रोल भी कर रही है, पार्लियामेंट में जा रही है, कुछ जेटली साहब का अच्छा भाषण भी सुनने को मिल रहा है। आडवाणी जी आज काले धन पे अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन फील्ड में कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी ही सामने नहीं आ रही है। नहीं, स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं बन रहा कि आपस में ही मतभेद है। वो अभी मछली जो है वो जाल में फंसी नहीं है। कौन सा पीस जो है कौन खाएगा उसके ऊपर जो है बहस चल रहा है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये कौन बनेगा, तो वो कौन बनेगा। और पार्टी जो है बिल्कुल अभी यूपी में दे कैन रिवाइव एंड दे कैन कम टू द पावर अगर वो अक्लमंदी से काम करें तो। लेकिन अब आप देखिए, राजनाथ सिंह अलग पोल, वहाँ पे कलराज मिश्रा अलग पोल, वहाँ पे उमा भारती अलग, कल्याण सिंह अलग से डैमेज करने के लिए तैयार, बजरंग दल वाले कटियार जी वो अलग हिसाब किताब में, पूर्वांचल में
गोरखधाम में अलग राजनीति। तो ये आप देखिए कि हर जगह पार्टी जो है, क्योंकि इनके पास वो लीडरशिप नहीं है जो सबको बिठा करके समझा करके एक तरह से उसको एक बना करके उनको किसी मिशन में लगा सके। सब लोग अपना अपना डफली, अपनी अपनी राग। आखिर में मैं बस एक ही बात कहूंगा, भारत जो है एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और ये जो है इट्स अ टाइम ऑफ क्राइसिस, जहां हम ऑलरेडी, मैंने 2 महीने पहले मैंने कहा था कि हम लोग ऑलरेडी मंदी में हैं। सरकार ना माने, इंडस्ट्रियलिस्ट ना माने, बाजार के एनालिस्ट ना माने, बट वी आर ऑलरेडी देयर। एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्रॉब्लम नहीं क्राइसिस में है हम लोग। पॉलिटिकल क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है। तो हिंदुस्तान अभी एक क्राइसिस में फंसा हुआ है और यकीन मानिए कि जब जब इस तरह का क्राइसिस को किसी समाज में घेरा जाता है तो नई शक्तियां, नया प्रयोग, नई चीज़ें उससे उभर कर आती हैं। तो दिल को जो है सांत्वना देने की ज़रूरत है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ के सहारे जो है ये देश जो है आगे नहीं चलने वाला। इस देश की जनता है, समाज है और तारीख है, जिसकी वजह से नया गठजोड़, नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई दिशा की ओर हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स उसके लिए एक नया लीडरशिप भी तैयार होगा। तो चलिए डॉक्टर मनीष, अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आज अपने इस प्रोग्राम में जो भी बातें थी बड़ी इम्पोर्टेंट हमने सभी पे चर्चा की है और कोशिश की है कि सही बात निकल कर आपके सामने आ सके। इसके अलावा जो भी हिंदुस्तान की सियासत में होता चला जा रहा है, जो भी घटता चला जा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से आपके सामने सब कुछ रख सकें। और अपने इस प्रोग्राम में कल हम फिर कुछ ख़ास और नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।